नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, किसी ने चोर को चोर कहा और जज साहब ने 2 साल की सज़ा सुना दी। और जिन्होंने सज़ा सुनाई वो जज साहब सूरत के हैं और सूरत गुजरात में है। और इससे आगे अगर मैं कुछ कहूँगा तो फिर अदालत की मानहानि होगी। लेकिन राहत की बात यह है कि इस देश में एक जज ऐसा भी है जिसकी पीठ में रीढ़ है और वो मोदी और शाह के आगे झुकता नहीं है। और वो जज है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस चंद्रचूड़। और जस्टिस चंद्रचूड़ ने आज मीडिया को लेकर एक ऐसा आदेश, या यूं कहें ऐसा सख्त आदेश सुनाया है कि मुझे लगता है आज शाह को नींद नहीं आएगी आज रात, और हो सकता है शहंशाह भी बेचैन रहे। अब दोस्तों, चुनाव का आखिरी साल है और शहंशाह तीसरी बार शपथ लेने की तैयारी कर रहा है। लेकिन बीच में एक रीढ़ वाला जज जो झुकता नहीं सत्ता के आगे, चंद्रचूड़, वो इन सपनों के बीच में, इन तैयारियों के बीच में खड़ा हो गया। तो शहंशाह और शाह और सामने चंद्रचूड़, इस कहानी पर मैं आऊँगा, खुलासा भी करूँगा। आज एक खास मेहमान भी हैं। लेकिन पहले शाह साहब को आज नींद क्यों नहीं आएगी, चैन की नींद क्यों नहीं आएगी, उस पर मैं आता हूँ। और वो अगर आप मुझे इजाज़त दें 30 सेकंड में आपको बताता हूँ। और कहानी ये है कि दिल्ली में 2020 में जब दंगे हुए और नए नए गृह मंत्री थे अमित शाह, उस वक़्त एक चैनल ने, या यूँ कहें 2 चैनल ने, एशियानेट और मीडिया वन, ये 2 चैनल जो दक्षिण भारत के, इन्होंने जो रिपोर्टिंग करी वो गोदी मीडिया से बिल्कुल अलग थी। इन्होंने आरोप लगाया कि शाह की ढिलाई की वजह से दंगे हुए हैं। शाह जो हैं उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की आवभगत में लगे हुए थे, उस वक्त ये दंगे हुए। इस दंगे में बहुत सी गलतियां थीं, कई संगठन थे। कुल मिलाकर शाह को अच्छा नहीं लगा और शाह ने, या यूँ कहें शाह के चेले अनुराग ठाकुर ने, जो सूचना मंत्री, उन्होंने इस चैनल को ऑफ एयर कर दिया, सस्पेंड कर दिया। और उसके बाद गृह मंत्रालय से एक रिपोर्ट गई कि मीडिया वन एक चैनल ऐसा है जो राष्ट्र के लिए, देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। और फिर 31 जनवरी 2022 में अनुराग ठाकुर, जिनको बहुत करीबी कहा जाता है अमित शाह का, उन्होंने इस चैनल को रद्द कर दिया, इसके लाइसेंस को, यानी रिन्यू करने से मना कर दिया। और ये चैनल हाईकोर्ट में केस जब हार गया तो इसने फिर दरवाजे खटखटाए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ के। और चंद्रचूड़ ने आज जो कुछ कहा वो शाह साहब के लिए वाकई अपमान से कम नहीं। अब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के आज के ऐतिहासिक फैसले से जो सरकार हिली हुई है, उसमें 2 बातें दोस्तों बहुत प्रमुख हैं। एक, चीफ जस्टिस ने कहा कि सरकार को अपनी आलोचना स्वीकार करनी होगी, क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना होगा। और जो चैनल, जो अखबार अगर सरकार की आलोचना करता है, क्रिटिकल होता है, आप उसको बंद नहीं कर सकते, उसका लाइसेंस रद्द नहीं कर सकते, उसे बोलने दिया जाए। यानी इस चैनल का जो लाइसेंस है रिन्यू करे, अमित शाह रिन्यू करें, मोदी सरकार रिन्यू करे। अब दोस्तों, अगर इस पूरे आदेश का मतलब निकालें एक लाइन में, तो शायद जस्टिस चंद्रचूड़ का यही कहना है कि आज के दौर में जो सलूक मीडिया वन चैनल के साथ हुआ वो एक तरह की तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है, जो नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए जस्टिस चंद्रचूड़ इस चैनल के साथ खड़े हो गए और लाइसेंस फिर से जारी करने को कहा। आज के हमारे एक्सपर्ट इस पूरे जजमेंट को देखकर उनका जो मानना है वो ये है कि पहली बार, इन 9 सालों में पहली बार इतना अपमान शाह और शहंशाह का कभी नहीं हुआ। आपको लगता है कि ये एक बड़ा फैसला है आज के उस दौर में जहां नरेंद्र मोदी सरकार कहीं ना कहीं जो एक निष्पक्ष मीडिया है उसको आप कह सकते हैं उसको सप्रेस कर रही हो, ये फैसला कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं? दीपक, ये जो पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये नुआंसेस पे चलता है। अगर आपको शर्मो हया है तो ये फैसला सरकार के इस्तीफे के लिए काफी है। कोई भी हयादार सरकार को इसी समय इस्तीफा दे देना चाहिए जिस तरह के उसमें कमेंट हैं।
और जिस आधार पे आपने ये लाइसेंस रद्द किया था, दुनिया के किसी प्रजातंत्र में मैंने हास्यास्पद हो गया है। अब दोस्तों, हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं एनके सिंह, ये जाने माने पत्रकार हैं, निष्पक्ष हैं, निडर हैं, बेखौफ हैं, डरते नहीं हैं मोदी और अमित शाह से, खुलकर बोलते हैं। और सारे देश भर के सारे चैनल्स का जो एपेक्स एसोसिएशन है, ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन, उसके ये बरसों तक जनरल सेक्रेटरी रहे। यानी चैनल्स की राजनीति को, चैनल्स के सारे ऑपरेशंस को भीतर तक जानते हैं, और सरकार किस तरह से चैनल के हर लीवर को उमेटती है कान की तरह, उसको भी समझते हैं। इनको आखिर तक सुनिएगा। और जो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज आपको मैं दूंगा कि चंद्रचूड़ और मोदी जिस रास्ते पर चल रहे हैं कि आगे टकराव हो सकता है, और ये देश का एक बहुत बड़ा टकराव होगा। और चंद्रचूड़ को दबाने के लिए, एक ईमानदार आदमी को दबाने के लिए जिसने सिस्टम को हिला रखा है, क्या क्या कर सकती है भाजपा की ट्रोल सेना, और क्या क्या हो रहा है उनको लेकर, उस पर भी बड़ा खुलासा होगा। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूं कि चंद्रचूड़ को लेकर, जस्टिस चंद्रचूड़ को लेकर बेचैनी क्यों है मोदी सरकार में, उसके दो बड़े कारण हैं। एक, महाराष्ट्र का जो मामला है, जहां पर सरकार किसी भी समय बीजेपी की गिर सकती, एकनाथ शिंदे और फडणवीस की, वो फैसला आने वाला है। और उस फैसले में चंद्रचूड़ को जिस तरह से हियरिंग के समय, सुनवाई के समय उनकी जो टिप्पणियां थी तल्ख, उस फैसले के इंतजार में मोदी जी से लेकर फडणवीस और शिंदे से लेकर अमित शाह तक ये हिले हुए हैं कि ऐसा ना हो जाए कि महाराष्ट्र में सरकार गिरानी पड़ जाए खुद ही, और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना पड़े या फिर दोबारा चुनाव में जाए, क्या होगा। तो महाराष्ट्र में एक सस्पेंस है कि यूं कहें सरकार पर एक तलवार है। दूसरा बड़ा मामला अडानी का। अडानी पर चंद्रचूड़ साहब ने एक पैनल बना रखा है, पैनल लगातार जांच कर रहा है। और क्या अडानी और मोदी के रिश्तों का खुलासा होगा? क्या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो आरोप लगाए गए हैं कि पैसा कहाँ से आया, मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से हुई, क्या ये सारी चीज़ें सामने आएंगी? और अगर आएंगी सामने तो 24 के चुनाव पर क्या फ़र्क पड़ेगा? और महाराष्ट्र और अडानी कांड के अलावा और भी कई मामले हैं, बहुत ही सेंसिटिव मामले हैं जो चंद्रचूड़ की अदालत में है। आर्टिकल 370 की भी सुनवाई होने जा रही है। इसके अलावा चुनावी साल है, और इस चुनावी साल में अगर कोई मामला राफेल जैसा या फिर अडानी जैसा चीफ जस्टिस की अदालत में आ गया, तो जो चंद्रचूड़ साहब हैं ये रंजन गोगोई की तरह झुकने वाले जज नहीं हैं। ये वो जज हैं जो कुछ भी फैसला दे सकते हैं, और वो फैसला मोदी के लिए घातक भी हो सकता है। इसीलिए ये बेचैनी। अब दोस्तों, अमूमन सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, कोई 3 महीने तक रहता है, कोई कुर्सी पर 6 महीने तक रहता है, हद से हद साल भर कोई रहता है। अब ये दुर्भाग्य ही कहेंगे हम मोदी जी का कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ 2 साल तक चीफ जस्टिस रहेंगे, और इन्हीं की आप कह सकते हैं निगरानी में या नज़र में चुनाव भी होगा, सुपर फाइनल भी होगा 2024 का। और उस बीच अगर कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ रफेल हो गया, तो फिर क्या होगा? मोदी जी को ये भी एक डर है, ये भी उनका अंदेशा है, और इसीलिए वो फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। और चीफ जस्टिस जो हैं वो भी मेरिट पर हैं, वो नहीं देखते कि ये विपक्ष का मामला है या ये सत्ता का मामला है। जैसे मिसाल के तौर पर मनीष सिसोदिया का मामला था, उन्होंने कहा नहीं, आप पहले हाई कोर्ट जाइए फिर सुप्रीम कोर्ट में आइएगा। जैसे आज जिस तरह से अब अभिषेक मनु सिंघवी गए कि उनका साहब ईडी और सीबीआई परेशान कर रही है अपोजिशन को, तो चीफ जस्टिस ने कहा नहीं नहीं नहीं, नेता जो है वो नागरिक से ऊपर नहीं है, मैं किसी नेता के लिए कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगर इंडिविजुअल मामला है सीबीआई का, अगर आपको परेशान कर रही है, आप इंडिविजुअल केसेस लाइए, हम उस पर निपटेंगे। तो चीफ जस्टिस की जो निष्पक्षता है, उससे आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि फैसला क्या होगा, और अक्सर सस्पेंस रहता है। और यही डर है शाह का और शहनशाह का। मुझे लगता है कि आज का मामला बहुत ही संवेदनशील है। कई बड़े मुद्दों पर मैं बात करने जा रहा हूं। मैं ये भी करूंगा कि ये सरकार चंद्रचूड़ पर दबाव डालने के लिए क्या कर सकती है और आपको क्या करना चाहिए, इस पर भी बात होगी। और इसलिए आज का इंटरव्यू आखिर तक सुनिएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज मीडिया वन चैनल के मामले में कहा है कि सरकार की आलोचना करने का मतलब ये नहीं है कि आप
चैनल का लाइसेंस रद्द कर देंगे, उसको रिन्यू नहीं करने देंगे, या चैनल के मालिकान को परेशान करेंगे, या फिर आप नेशनल सिक्योरिटी के बहाने बनाएंगे। सवाल इस बात का है कि जस्टिस चंद्रचूड़ का आज का ये जो फैसला है मीडिया वन के लाइसेंस को रिन्यू करने के आदेश देने का सरकार को, आपको लगता है कि ये एक बड़ा फैसला है आज के उस दौर में जहां नरेंद्र मोदी सरकार कहीं ना कहीं जो एक निष्पक्ष मीडिया है उसको आप कह सकते हैं उसको सप्रेस कर रही हो? ये फैसला कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं? दीपक, ये जो पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये नुआंसेस पे चलता है। अगर आपको शर्मो हया है तो ये फैसला सरकार के इस्तीफे के लिए काफी है। कोई भी हयादार सरकार को इसी समय इस्तीफा दे देना चाहिए जिस तरह के उसमें कमेंट हैं और जिस आधार पे आपने ये लाइसेंस रद्द किया था। दुनिया के किसी प्रजातंत्र में मैंने हास्यास्पद हो गया है तो इसके दो कंपोनेंट हैं। मैं आपके व्यूअर्स को उनकी सुविधा जी के लिए पहले तो ये पूरा केस बता दूं। मोदी ने एक ही चीज की है अपने 8 साल 9 साल में कि उन्होंने जो गवर्नेंस का गुरूर होता है, गवर्नेंस की जो गरिमा होती है, उसकी रीढ़ तोड़ती है। नतीजा क्या है? सुप्रीम कोर्ट में ये केस आया तो जरा सोचिए आई&बी मिनिस्ट्री का किस तरह केचुआपन है कि उसमें कहा क्या गया, किन ग्राउंड्स पे डिनाई किया है इसको लाइसेंस रिन्यू करना। वो ग्राउंड्स क्या है? पहला, चैनल ने अल्पसंख्यकों को फेवर करने वाली खबरें दी है। जरा सोचिए, इनसे कोई पूछे तो क्या ये कोई गुनाह है? मैं डिक्लेयर करके कहता हूं आज कि मैं एक्स कम्युनिटी का फेवर कर रहा हूं तो क्या मुझे बोलने का हक नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होगा? कितने मूर्ख हैं ये गवर्नमेंट के लोग। इसलिए कि मोदी ने उसकी रीढ़ की हड्डी खत्म कर दी है, गवर्नेंस का गुरूर खत्म कर दिया है। तो वहां सुप्रीम कोर्ट में गया क्या है कि साहब ये अल्पसंख्यकों का फेवर करता है। आप जरा सोचिए, जो आपका ये है 5 जन्य ऑर्गेनाइजर, ये किसका फेवर करता है? इसको इसका आरएसएस लाइसेंस के क्यों नहीं मुख्य होना पत्र। चाहिए? मुखपत्र जितने भी पार्टी ऑर्गन्स होते हैं ये एक संस्थागत चीज है, पूरे वर्ल्ड में है। पीडी है, पीपुल्स डेमोक्रेसी, सीपीएम की, क्या वो बैन हो जाएगी? हम डिक्लेयर करके आज कहते हैं, मान लीजिए कि हम एक्स कम्युनिटी का फेवर करते हैं, वाई का विरोध करते हैं, इसमें कहां से गलत है? अगर वो बाकायदे कर रहा है और कह भी रहा है कि हाँ हम कर रहे हैं तो पार्टी ऑर्गन इसीलिए। अच्छा, लाइसेंस आपने 5 जन को भी दिया है, उसका रिपोर्टर भी मेरे ही साथ पार्लियामेंट में कवर करता है, उसका रिपोर्टर आपके साथ सीबीआई जाता है, उसको लाइसेंस जी दिया गया है। तो ये कहां से ग्राउंड हो गया कि ये मुसलमानों का फेवर करता है? मतलब पहला आपका ये ये है। कहना है, मैं दर्शकों को थोड़ा, सिंह साहब मैं दर्शकों को थोड़ा समझा दूं। आपका कहने का मतलब ये है कि आरएसएस के मुख्य पत्र, आरएसएस की जो 5 जन्य मैगजीन है, अगर उसको लाइसेंस मिल सकता है आरएसएस के 5 जन्य को, तो अगर कोई माइनॉरिटीज की रिपोर्टिंग कर रहा है तो उस चैनल को भी उसी नियम के तहत लाइसेंस देना चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, ये दीपक ये इशू नहीं, ये फिलोसफिकल, हम दूसरी बात कह रहे हैं। उसी नियम से मिलना चाहिए, सब तो बहुत छोटी बात है, तो मिलना ही चाहिए। उससे बड़ी बात यह है कि किसी पार्टी ऑर्गन की, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की जो मीडिया का है, अगर वो डिक्लेयर करके भी कहता है हाँ मैं इसका फेवर करता हूं, तो उसका लाइसेंस आप कैसे रद्द कर देंगे? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ये वर्ड, इसमें जो आया है आर्टिकल 19(1)(a) में, इट इज अवेलेबल फॉर एवरी सिटीजन। इसलिए सिटीजन को जब उपलब्ध है तो ऑर्गेनाइजेशन को तो उपलब्ध है। तो लिहाजा अगर वो मुस्लिम कॉज को एडवोकेट कर रहा तो इसमें गलत कहां है? मुस्लिम पक्ष को डिक्लेयर करके भी कहता है इसको लाइसेंस नहीं देंगे आप। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये इशू ही नहीं है, ये तो सोचा ही नहीं जा सकता प्रजातंत्र में कि सिर्फ इसलिए कि मैं हिंदुओं का फेवर करता हूं तो फिर 5 जन को लाइसेंस कैसे दिया है? फिर आपने ऑर्गेनाइजर को क्यों दिया है? सीपीएम पीपुल्स डेमोक्रेसी है उसकी, और वो डिक्लेयर करके कहता है कि हम इस जी गवर्नमेंट का फेवर नहीं करते, तो एक क्या उसको विषय नहीं दी यहाँ पर, जाएगी? एक विषय मैं फाइल देख रहा था, उसमें एक विषय ये आया कि 2020 में जब दिल्ली में दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए 2020 में, जिस वक्त ट्रंप साहब आए हुए थे और उस वक्त जो गृह मंत्रालय था वो अमित शाह जी के पास था, उस वक्त जो रिपोर्टिंग हुई, उस वक्त जो रिपोर्टिंग हुई दंगों की, ऐसा ये आरोप है सूचना मंत्रालय का, भारत सरकार का,
कि दो न्यूज चैनल थे, एक ये मीडिया वन जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं, दूसरा एशिया न्यूज। तो ये दोनों जो चैनल थे इन्होंने आलोचना करी आरएसएस की, कि आरएसएस भी इसमें हो सकता है। इन्होंने आलोचना करी मोदी की, अमित शाह की, कि अमित शाह ये दंगे जो हैं संभाल नहीं पाए। तो उन्होंने कहा कि ये एक मेन कारण था जहां इन दोनों चैनल्स को सस्पेंड किया गया, ऑफ एयर किया गया, यानी इनको ब्रॉडकास्ट से बंद किया गया। उसके बाद में ये अपील पे गए और फिर जो जनवरी 31 2022 को, यानी आप कह सकते हैं 1.5 साल बाद जब ये मामला चलता रहा लिखा पढ़ी में, तब सूचना मंत्रालय ने कहा कि भाई हम आपका लाइसेंस रिन्यू नहीं करते, यानी आपका लाइसेंस रद्द माना जाएगा। ये पूरी इसकी पूरी स्थिति आपको लगता है कि उसमें हम और इम्प्रूव कर दे, उसको और इम्प्रूव कर दे हम। क्या होता है, ये जो लाइसेंसिंग प्रोसेस है ना, ये 2 मिनिस्ट्रीज में होता है। एक्चुअली 3 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है इसमें, लाइसेंसिंग में। लेकिन वो लाइसेंस इसलिए दिया जाता है कि सैटेलाइट का कौन सा स्लॉट आपको मिले, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस वो लाइसेंस देती है, ये आईएनबी नहीं देती है। लेकिन उसके अलग प्रक्रिया क्या है, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री लाइसेंस तब देगी जब होम मिनिस्ट्री उसका क्लियरेंस देगी। एक आईबी की रिपोर्ट दी जाती है जिसके बाद वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस करती है। यहाँ पे रिन्यू, और हर साल ये रिन्यू होता है। तो यहाँ रिन्यू उसकी लाइसेंस फी होती है जो सैटेलाइट के लिए लिया जाता है, और एक लाइसेंस फी होती है जो आईएनबी मिनिस्ट्री को जाती है जी। अब यहाँ पे हाई वो लाइसेंस इन्होंने उसका नहीं रिन्यू नहीं किया, लाइसेंस रिन्यू नहीं किया। पहले तो उसको ऑफ एयर किया, फिर लाइसेंस रिन्यू नहीं किया। उसके बाद सिंगल बेंच हाई कोर्ट की ने कहा नहीं साहब ठीक है, नहीं किया तो नहीं किया, सरकार आप खिलाफ बोल रहे थे तो नहीं किया। डबल बेंच के पास गया वो हाई कोर्ट के, हाई कोर्ट उसने भी बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में वो आया है तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को डांटा कि क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है, किस आधार पे तुमने किया है, आज इतनी बुरी स्थिति हो गई है। वरना आज से 30-40 साल पहले हिमाकत गवर्नमेंट की नहीं थी, हिम्मत नहीं थी गवर्नमेंट की कि वो ये हिमाकत करे कि इस आधार पे लाइसेंस रोक दे कि साहब आप हमारा फेवर नहीं करते, हमारे खिलाफ बोलते हैं। ये ग्राउंड ही नहीं होता। मतलब सोच के हंसी आ रही कि डेमोक्रेसी का इतना पतन हो गया है। इनके सिंह साहब, ये जो एक मामला आया सामने और जिस तरह से हमने इसका पूरा पृष्ठभूमि देखी कि सरकार ने लाइसेंस रद्द किया, सरकार ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी का ब्रीच हो रहा था, राष्ट्रीय सुरक्षा को ये चैनल खतरे में डाला था। आपको लगता है कि इसी तरह डरा धमका के मोदी और अमित शाह की जो सरकार है, कहीं ना कहीं जो न्यूज चैनल है, चाहे आज तक है या एबीपी, जितने भी न्यूज चैनल बड़े बड़े, इन सबके मालिकों की गर्दन पकड़ रखी, इनको डरा रखा है। और ये डर की वजह से आज माहौल जो है पिछले 3-4 साल से खासकर हमारे देश में मीडिया एकदम विज्ञापन मीडिया बन गई है, एक बिकी हुई मीडिया बन गई। इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है? यही डर है? दीपक, इसको विस्तार से बताना पड़ेगा। इसमें 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो कि जैसे ही 2013 में मोदी के आने की सुगबुगाहट शुरू हुई तो उन्होंने चार्टर्ड प्लेन लिया, एक बाबा को बैठाया, चार्टर्ड प्लेन लिया और पहुंचे, बोले कि हुजूर बताइए हमें क्या क्या करना है, हम बिल्कुल आपके साथ हैं। तो एक होता है जो पहले से ही नतमस्तक होके वहां पहुंच गया। इसमें कई चैनल थे, कई अखबार थे जो कि बोले कि साहब बताइए मुझे क्या क्या करना है और मैं आपकी इलेक्शन में आपको पूरी मदद करूंगा। एक ये होता है। एक होता है कि जैसे ही, क्योंकि ये जो मोदी का फॉर्मेट है ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये डेमोक्रेटिक फसाड में, डेमोक्रेटिक आवरण में डिक्टेटरशिप है। इसका कैरेक्टर ही दुनिया के इतिहास आने वाले दिनों में 10, 20, 50, 100 सालों में डेमोक्रेसी के अंदर रह के डिक्टेटरशिप कैसे चलाई जाए ये पढ़ाया जाएगा। ये मोदी ब्रांड जो डिक्टेटरशिप है, जो कि डेमोक्रेटिक फसाद में है, उसी के आवरण में, उसी के भव्य इमारत के पीछे है, उसके अंदर है, ये पढ़ाया जाने वाला एक सब्जेक्ट होगा। क्योंकि ये हमारे भी समझ में है, चूंकि मेरा सब्जेक्ट रहा है ये, मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूं कि यार कितने तरह के पैतरे इसमें होते हैं। तो यहां पे ये किया है कि ये मैसेज है कि तुम जैसे वो लोग आए थे वैसे या तो आ जाओ, या कहो तो ईडी भेजे। अच्छा, ईडी के लिए ये नहीं है कि आपने वाकई कोई गलती की हो, ये तो कोर्ट में 4 साल बाद डिसाइड होगा ना, पहले तो हम चार्जशीट ही नहीं भेजेंगे।
और भेजेंगे तो ये 4 साल 6 साल बाद डिसाइड होगा ना, तब तक तुम्हारी तो मिट्टी खराब कर देंगे। नतीजा ये हो रहा है कि हर आदमी केचुए की तरह, क्योंकि वो आर्थिक लाभ के लिए चैनल चलाता है, बर्बाद करने के लिए नहीं चलाता। और जितने भी चैनल इस समय चला रहे, चूंकि चैनल बहुत प्रॉफिट का धंधा नहीं होता है, इसके आड़ में आप तमाम अन्य धंधे करते हैं। मैं ऐसे मालिकों को जानता हूं जिनकी माइनिंग है और जो जबरदस्त माइनिंग से कमा रहे हैं। तो हकीकत यह है कि इसके आड़ में जो वो धंधा करते हैं, एक तो उसकी गलती है, दूसरा अगर आप नहीं करते तो तूने नहीं तो तेरे बाप ने पी होगी, ये कह के मेमने को शेर मार देता है। जो किस्सा है यहां पे जी ये भी जी। चलेगा कि आपके स्टेट में क्या है, आप सीधे ईडी में जाए, ईडी जाएगा, उनके घर रेड करेगा, आद औलादों को भी ये वो हो तो जाएगा, आप इल्म हो जाएगा कि मेरे बाप बाप कुछ गलती कर रहे हैं। सिंह तो साहब ये जो यहाँ, फॉर्मेट है ये बिल्कुल जी, अलग है। आपका यहाँ पर जो मैं थोड़ा सा इसको जो मैंने समझा, आपके कहने का मतलब यह है, अगर मैं इसको थोड़ा शॉर्ट पे कहूँ, कि जो चैनल के मालिक दलाली करते थे, माइनिंग करते थे, या उनके और 10 तरह के धंधे थे जो अपने मुनाफे के लिए पत्रकारिता का एक आवरण जिन्होंने पहना था, 2013 में जब इनको लगा कि मोदी आने वाला है, तो 2013 से 14 के बीच ये मोदी से मिले और कहा कि भाई हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये वहां पर लेट गए उनके आगे, और बाकी जो थे वो उनको डर डरा के मोदी और अमित शाह की जो सरकार थी वो अपने साथ ले आई। कुल मिलाकर इस तरह से पूरे देश की जो मुख्य धारा की मीडिया है वो गोदी मीडिया बन गई, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली यही नहीं कि इससे आगे भी कह रहे हैं। आज इसी खबर जिस पे आप चर्चा कर रहे हैं, जरा जाके नेशनल मीडिया में देख ले, एक लाइन भी कहीं नहीं होगा, एक सेंटेंस भी नहीं होगा। जी। आए बाएं साएं सब चीजें चला रहे, इतनी बड़ी खबर जिसपे भारत की सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए अगर जरा सा भी शर्म हो। तो ये जो कमेंट है सुप्रीम कोर्ट के, ये साधारण कमेंट नहीं है। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि वो कह रहा है कि आप आपराधिक काम कर रहे हैं, उसके आप जो कमेंट सुनिए कि भाई जस्टिस संविधान में चंद्रचूड़ के। दी गई, चंद्रचूड़ के जो एससी बेंच के इस समय के जी कमेंट है वो जी। डिवास्टेटिंग है। और एचसी को भी कहा है कि तुम्हें इतनी समझ नहीं है कि ये तुमने सील्ड बंद कवर ले लिया, ये सील्ड बंद कवर क्या चीज होती है, तुम्हें इतनी अकल नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ जिस तरह की हिम्मत दिखा रहे हैं, जिस तरह से वो फैसले दे रहे हैं लगातार, चाहे वो अडानी का मामला हो, चाहे वो बंद लिफाफे का मामला हो, या फिर वो महाराष्ट्र का मामला हो, या फिर ये मीडिया वन का मामला है, उनका जो ये जिस तरह से ऑर्डर्स आ रहे हैं, जजमेंट आ रहे हैं, आपको लगता है कि सरकार, मोदी सरकार और अमित शाह ये सब हिले हुए हैं और इसीलिए कोलेजियम की बात हो रही है? क्या जस्टिस चंद्रचूड़ ने हिला ये दिया तो है? बहुत साफ है, ये तो बहुत साफ है। लेकिन इससे भी आगे है, बहुत जल्दी इंडिविजुअल जजेस को, खास करके सीजेआई को का कैरेक्टर एसोसिएशन किया जाएगा बहुत जल्दी। मैं वो लगातार वॉच कर रहा हूं कि कब ये कोई पर्सनल अटैक करेंगे, और आएगा कहां से, वो संघ से, वो किसी भाजपा के कार्यकर्ता से, समाज के किसी लोग से, और धीरे से जस्टिस चंद्रचूड़ को मिलाइन कर देंगे। क्योंकि मिलाइन कर देंगे, क्योंकि आज सरकार सत्ते में, अगर एक कोई व्यक्ति, एक कोई संस्था इसके खिलाफ तन के खड़ी है तो वो है जुडिशियरी, और वो भी जुडिशियरी में एपेक्स कोर्ट। एपेक्स कोर्ट में भी जस्टिस चंद्रचूड़, और अभी 2 साल उनको रहना है। तो सरकार के लिए ये तो, और ये डिक्टेटोरियल सरकार है, ये इस तरह के दखलंदाजी जिसको कहते हैं उसमें बर्दाश्त नहीं करती। डिक्टेटर फॉर्मेट पे, ये वो बर्दाश्त नहीं करती है। तो बहुत जल्दी उनके ऊपर पर्सनल अटैक किए जाने शुरू होंगे। मैं आपको ये बता सकता हूं अपने अनुभव से कि बहुत जल्दी ये पर्सनल अटैक शुरू होने जा रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि एक तरफ एक चीफ जस्टिस है जो ईमानदार है, इतनी बड़ी ताकत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है इंसाफ को लेकर, अगर ये कैरेक्टर असैसिनेशन होता है जस्टिस चंद्रचूड़ का, या उनकी छवि को मलाइन करते हैं, और हम अक्सर देखते हैं ट्विटर पे हर तीसरे दिन जस्टिस चंद्रचूड़ को ट्रोल किया जाता है, उनसे सवाल भी पूछा गया तो उन्होंने कहा मैंने ट्विटर देखना बंद कर दिया, मैं देखता नहीं हूं। आपको लगता है कि ऐसे मौके पर जो बुद्धिजीवी समाज है, जो जागरूक लोग हैं, जो देश के नागरिक हैं, या इंडियन डायस्पोरा है, जो लोग बोल सकते हैं या जो लोग मुंह में जुबान रखते हैं, उनको चंद्रचूड़ के साथ खड़ा होना चाहिए, आपको लगता है?
या अगर हम चंद्रचूड़ के साथ भी नहीं खड़े हुए तो ये देश फिर पता नहीं कहाँ जाएगा। जो 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 एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है उसके लिए आपको क्या एक कहना चाहेंगे आप? अंतिम सवाल। नहीं, वो दीपक, ये सारे लोग बहुत थोड़े से हैं और डेमोक्रेसी चलती है मेजॉरिटी से। नीचे का जो वर्ग है उसकी समझ अभी बहुत कम है। जैसे ही पर्सनल कैरेक्टर एसोसिनेशन आप करेंगे, सरकार का ये हथकंडा आएगा, वो जेन्युइनली बिलीव करने लगेगा, क्योंकि उसकी तर्क शक्ति बहुत खराब है और वो राम रस में वो है, मुब्तला है। वो टार्च जलाता है, मोदी के कहने पे वो दिए जलाता है और होड़ हो जाती है कि उज्जैन का दिया ज्यादा लंबा था या सरजू का दिया ज्यादा लंबा था। तो हमें, हमारी कोशिश ये होने चाहिए कि उनके विवेक को, उनके तर्क शक्ति को झकझोरे। ये हमारा इस समय दायित्व है या एज जर्नलिस्ट जब हम अपने को कहते हैं और इस फॉर्मेट पे हम हैं, तो उनके विवेक को, उनकी तर्क शक्ति को बेहतर करना ये हमारी जरूरत है। वरना ये जो फिर सत्ता में आएंगे, और सत्ता में आएंगे क्योंकि ओपिनियन मेकिंग जो होता है इस पे उन्होंने कब्जा कर रखा है। और मोदी मोदी में जी, आप देख रहे हैं कि जिस तरह मोदी में चीजें हो रही हैं, उनके विवेक को हर लिया गया है। सिंह साहब आप आए, रोशनी डाली, आपने बहुत सी चीजें बहुत ही आसानी के साथ सामने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया।